आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बालन शाह के पीएम बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को बताया स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प, बोले मुझे शांति का नोबेल नहीं मिला तो। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बात कर रहे थे, तभी तीसरा शख्स की हुई एंट्री। वे कौन? ईरान जंग को लेकर अब ट्रंप ने किया एक और दावा, पाकिस्तान पर ये बोले। ईरान जंग और हॉर्मुज के फेर में उलझ रही है दुनिया, उधर भारत ने मार ली बाजी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल का हमला, अब्बास आरागची ने क्या कहा? ईरान का सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल। डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। संजय दत्त को पापाराजी पर आया गुस्सा। आईपीएल 2026 का आगाज आज, विराट कोहली काटेंगे गदर। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभिनारायण काफले ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफले ने बीबीसी नेपाल को बताया कि ओली और लेखक दोनों को काठमांडू पुलिस परिसर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार गिरफ्तार किया गया। रैपर से राजनेता बने बालन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शुक्रवार को शपथ ली थी। पिछले साल युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश में हुए पहले चुनाव में उन्हें जबरदस्त जीत मिली। उन्होंने ओली को भारी अंतर से हराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी के फेना फोरम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ईरान युद्ध और वैश्विक भू राजनीति पर कई तीखे बयान दिए। ट्रंप एक बार फिर खुद को पीसमेकर बताते हुए कहा कि अगर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो फिर यह किसी को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगला निशाना क्यूबा होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और अब वहां का शासन समझौते के लिए भीख मांग रहा है। इस दौरान अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि मिडिल ईस्ट अब ईरानी आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मुक्त होने के करीब है। उन्होंने कहा, मेरे नेतृत्व में अमेरिका इस कट्टरपंथी शासन से पैदा खतरे को खत्म कर रहा है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की ताकत को तबाह कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, मैंने इसे अपने पहले कार्यालय में बनाया। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा और कुछ के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है सिवाय कुछ लोगों के। 43 साल तक ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली माना जाता था, लेकिन अब वो भाग रहा है। ईरान अमेरिका जंग की आग और भड़कती जा रही है। ईरान जंग की तपीश के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन कॉल पर बातचीत हुई। हालांकि उन दोनों की बातचीत के बीच एक तीसरा शख्स भी मौजूद था। जी हां, दुनिया के नंबर 1 अरबपति एलन मस्क ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए फोन कॉल में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के दौरान एलन मस्क भी फोन पर थे। इस बातचीत में ईरान जंग पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान दो नेताओं के बीच कॉल में किसी निजी नागरिक की यह असामान्य उपस्थिति है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि एलन मस्क ने भी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई कॉल में हिस्सा लिया। इससे संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने पिछले साल सरकार से बाहर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि एलन मस्क कॉल पर क्यों थे या उन्होंने कुछ कहा या नहीं। गुरुवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई एक नई मोहलत का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब 10 दिनों तक कई हमले नहीं होंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने कहा कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब 10 दिन तक कोई हमला नहीं होंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने इसे लेकर 5 दिन का मोहलत दी थी, जो आज शुक्रवार को खत्म हो रही है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने ईरान की सरकार की गुजारिश पर उनके एनर्जी प्लांट्स पर 10 दिनों तक के लिए हमले टाल दिए हैं। ये छूट 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक लागू रहेंगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप ने लिखा, फेक न्यूज मीडिया के दावों के उलट हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। 20वीं सदी में आर्मी यानी पैदल सेना की काफी अहमियत थी। 21वीं सदी में वॉर सिनेरियो यानी युद्ध की तस्वीर और रणनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। अब मॉडर्न वेपन ने हालात को पूरी तरह से बदल दिया है। ड्रोन और एआई ड्रिवन डिफेंस इक्विपमेंट ने बड़े से बड़े शक्तियों को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया है।
रूस यूक्रेन और ईरान जंग इसका ताजा उदाहरण है। इन दोनों युद्ध में पहले यूक्रेन और अब ईरान ने साबित कर दिया है कि सस्ता ड्रोन कितना भी प्रभावकारी साबित हो सकता है। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो अमेरिका और इजरायल को नाको चने चबा दिया है। दूसरा पक्ष यह भी है कि जिस देश के पास जितनी ताकतवर वायुसेना है वह उतना ही पावरफुल है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर चीन तक लगातार ऐसे फाइटर जेट्स डेवलप कर रहे हैं जो स्टील्थ यानी रेडार की पकड़ से बाहर होने के साथ ही कटिंग एज वेपन सिस्टम से लैस है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। 5वीं पीढ़ी का देसी लड़ाकू विमान डेवलप करने के लिए एएमसीए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। साथ ही छठे जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी तेजस MK2 फाइटर जेट में अस्त्र सीरीज की 2 मिसाइलों का इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है। अस्त्र MK1 और अस्त्र MK2 मिसाइल के तेजस MK2 जेट से जुड़ने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएंगी। बता दें कि अस्त्र MK1 की रेंज 160 किलोमीटर तो अस्त्र MK2 की रेंज 220 से 240 किलोमीटर के बीच है। तेजस MK2 में इन दोनों एयर टू एयर मिसाइल के इंटीग्रेट होने से चीन और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इन मिसाइलों के जरिए सीमाई इलाकों से पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों जैसे लाहौर, कराची आदि को सीधे टारगेट किया जा सकता है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायल ने नागरिक ढांचों और केंद्रों पर लगातार हमले करना जारी रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि इजरायल ने ईरान के 2 सबसे बड़े स्टील कारखाने, एक पावर प्लांट और सिविलियन न्यूक्लियर साइट समेत अन्य ढांचों पर भी हमला किया है। अब्बास अरागाची ने एक्स पर लिखा, इजरायल दावा करता है कि उसने यह हमला अमेरिका के साथ मिलकर किया। यह हमला राष्ट्रपति की ओर से बढ़ाई गई डेडलाइन के खिलाफ है। उन्होंने आगे लिखा, ईरान इजरायल के अपराधों की बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के ऊर्जा ढांचों पर किसी भी हमले को अगले 10 दिनों तक रोकेंगे। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर CBS न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस हमले में 10 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि यह हमला मिसाइल और ड्रोन से हुआ था। 2 अमेरिकी सैनिक बहुत ज्यादा ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेना की भाषा में इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। वही पिछले 24 घंटों में कुवैत में 6 ड्रोन गिराए गए थे। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने एक्स पर बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। देश के पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह कुवैत के मुख्य कारोबारी बंदरगाह इसमें सामान का नुकसान हुआ लेकिन कोई इंसानी जान नहीं गई। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और मजबूत होते डॉलर के दबाव में भारतीय मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए 94.18 पर खुला और पहली बार 94.50 का स्तर पार करते हुए 79 पैसे की भारी गिरावट के साथ 94.85 की रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले बुधवार को यह 93.96 पर बंद हुआ था। अंतरदिवसीय कारोबार में रुपए 74 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.70 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपए 28 पैसे गिरकर 94.24 के नए निचले स्तर पर आ गया। यह लगातार तीसरे सत्र में रुपए में गिरावट दर्ज की गई है जो बुधवार और मंगलवार को भी तेजी से टूटा था। रुपए में यह गिरावट विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार निकासी और ईरान संकट के कारण हुई है जिससे बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। बुधवार को पिछले सत्र में रुपए 29 पैसे फिसलकर 94 के स्तर के पार कर 94.05 पर बंद हुआ था। धुरंधर 2 द रिवेंज की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद संजय दत्त पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगहों पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लियारी टास्क फोर्स के SSP चौधरी असलम के रूप में अपने रोल को दोहराने वाले इस एक्टर को फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि कुछ देशों में इसकी आलोचना भी हो रही है और बैन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सबके बीच संजय दत्त अपने परिवार के साथ डिनर के लिए निकले और पापाराजी पर भड़क गए। संजय दत्त हाल ही में अपनी पत्नी मान्यता दत्त और जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा के साथ मुंबई में डिनर के लिए निकले। हालांकि एक शांत फैमिली इवनिंग में देखते ही देखते पापाराजी का जमावड़ा लग गया जो लगातार वीडियो बना रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। ध्यान से परेशान संजय दत्त ने उन्हें रुकने के लिए कहा और बोला बस करना बे। अब फिर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। इस दौरान संजय मान्यता के हाथ थामे चलते हुए भी नजर आए। IPL के 19वें सीजन का आगाज शनिवार को होने जा रहा है। इस सीजन का ओपनर मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय
समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होकर जब फैंस को छक्के चौके की बारिश देखने को मिल सकती है। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली पर रहेंगी, जो काफी दिनों बाद मैदान पर उतरेंगे। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के कैप्टनसी की भी परीक्षा होगी। ईशान नियमित कप्तान पैट कमिंस के चोटिल होने के चलते शुरुआती मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने जा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा किसी से कम नहीं है। देखा जाए तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की तिकड़ी ने पिछले 2 सीजन में हर टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तेज शुरुआत से मैच का रुख बदलना और बड़े स्कोर को आसान बनाने में ये तीनों माहिर हैं।